हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। तो ये क्लास 7 चैप्टर 1 का पार्ट 4 है और आखिरी के दो टॉपिक्स बचे हुए हैं जो इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो अब तक हमने ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में जाना। अब हम देखते हैं एक अलग तरीके का न्यूट्रिशन जिसका नाम है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable markets. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soils or on a rotting wood during the rainy season. अपने वेजिटेबल मार्केट्स में जो मशरूम का पैकेट बिकते हैं वो देखा होगा। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि रेनी सीजन में जो सड़े गले लकड़ी होते हैं वहाँ से छतरी सामान के बहुत से ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, उनका नाम क्या है और वे अपना न्यूट्रिएंट्स किस तरह से लेते हैं, वे उन्हें कहाँ से मिलता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. बुझो ये जानना चाहता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं रेनी सीजन में, इनके पास एनिमल्स की तरह मुंह नहीं होता है, ना ही ये ग्रीन होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं, खुद से भोजन भी नहीं बना पाते हैं। तो ये अपना भोजन किस तरह से लेते हैं, इनका न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको पानी से भिगा देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। उसको 2 से 3 दिनों तक मॉइस्ट वार्म प्लेस पे रखना है, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो, हीट हो और वो भीगा हुआ जगह हो। उसके बाद में देखें कि ये फ्लफ़ी पैचेस वहाँ से निकलना शुरू कर दिए हैं और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलेगा कि बहुत से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ अपीयर हो गए। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? वो वही ऑर्गेनिज्म है जो रेनी सीजन में छतरी के समान ग्रो करने लगते हैं। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन दी पीस ऑफ ब्रेड। वहाँ पे कॉटन लाइक थ्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे और ये वही ऑर्गेनिज्म है जो धीरे धीरे करके तो छतरी का रूप ले लेते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। ये ऑर्गेनिज्म को फंगी कहा जाता है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो फंगी है, ये एक अलग तरीके के न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक अलग तरीके से है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये अपने ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स लिए। इस एक्टिविटी में जो हमने एक्टिविटी किया उनमें इनके न्यूट्रिएंट्स का क्या स्रोत था? वही ब्रेड। लेकिन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज़ जो डेड और डिकेइंग है, जो मर गया है, सड़ा हुआ है, वैसे चीज़ों से जब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन किया जाता है इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो इसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस न्यूट्रिशन को अपनाते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। Fungi also grows on pickles, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for long time. फंगी जो है वो पिकल्स, अचार पे भी, लेदर, चमड़े और क्लॉथ, कपड़े पर भी आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें यदि खुले हुए जगह में छोड़ दिया जाए और यदि मौसम मॉइस्ट एंड वार्म है तो वहाँ पे भी फंगी का ग्रोथ होने लगता है।
और ये जो ग्रोथ है वो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होता है और रेन के कारण मॉइस्ट भी हो जाता है। इसके कारण फंगी का ग्रोथ इस सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कैसे होता है? द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। क्या होता है कि ये जो फंगल स्पोर्स है, जो फंगी के जो कण हैं वो एयर में मौजूद होते हैं, यानी एवरी टाइम, हर समय मौजूद होते हैं वहाँ पे। लेकिन फेवरेबल कंडीशन नहीं होने के कारण ये कहीं लैंड नहीं करते। लेकिन जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है वे वहाँ पे लैंड करते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को फंगी के प्रभाव से बचा सकते हैं। जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है कि दूध फट जाता है, तो फंगी के ग्रोथ के कारण नहीं होता है। इसीलिए यदि हम चीज़ों को फंगल ग्रोथ से बचाना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों को हॉट या ह्यूमिड प्लेस में जाने से बचाना पड़ेगा। Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. एक बार बुझो ग्रैंडफादर ने कहा था कि क्या हुआ था कि उनके जो फील्ड है, वीट का फील्ड है, जो गेहूं का पूरा खेत होता है, वो स्पॉइल हो गया था पूरा का पूरा ड्यू टू फंगस के कारण। तो बुझो ये जानना चाहता है कि क्या फंगस जो है वो डिजीज़ भी कॉज करता है। पहली told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicines. पहली ने उसे बताया कि बहुत से ऐसे फंगी है जैसे ईस्ट वगैरह, मशरूम है, ये सभी यूज़फुल है हमारे लिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी है। कुछ फंगी का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला टॉपिक है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के बारे में। दी ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ में रहते हैं और वे शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। यानी कि यदि दो ऑर्गेनिज्म है, दो जीव है, उनका एक फेडरेशन है, तो एक जो है दूसरे को शेल्टर देगा और दूसरा अपना भोजन का निर्माण करेगा और वो दूसरे को देगा। इस तरह से ये जो रिलेशनशिप है इसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उदाहरण के लिए क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट्स के रूट्स के अंदर होते हैं। प्लांट्स उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं उस फंगी को, और वापस में जो फंगी क्या करता है, वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को। और इस तरह से ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको लाइकेन कहा जाता है एक साथ में। इनमें दो पार्टनर होते हैं, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है जो कि है एल्गा, यानी कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है, जो हमने पहले ही देखा है कि जितने भी एल्गा होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, तो एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। क्या फंगस क्या करता है? फंगस जो है उसको शेल्टर प्रदान करता है, वाटर और मिनरल्स देता है एल्गा को, और वापस में एल्गा क्या करता है, क्योंकि एल्गा के पास क्लोरोफिल है, वो अपना भोजन बना सकता है, इसीलिए एल्गा भोजन बनाकर उसको फंगस के साथ शेयर करता है। और इस तरह से जो लाइकेन का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है वो पूरा हो जाता है। अब ये आखिरी टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे रिप्लेनिश होते हैं। रिप्लेनिश का क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए हर तरह के।
लेकिन जब किसी भी फील्ड में हर साल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स में तो डिफिशियंस होगा ही, वो न्यूट्रिएंट्स तो कमी होगा। अब उस न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट। हैव यू एवर सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? क्या आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स जो है वो अपने फील्ड में क्या करते हैं, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स डालते हैं, या गार्डनर उसका यूज़ करते हैं अपने बगीचों में? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने देखा है कि प्लांट जो है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो सॉइल के अंदर वो कम होते जाता है धीरे धीरे। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। और ये जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए भोजन बनाने के लिए, वही सब न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जैसे को मिलाया जाता है जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। और ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको समय समय पर देना जरूरी होता है ताकि सॉइल को इनरिच किया जा सके और अच्छा फसल प्राप्त किया जा सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम चाहते हैं कि प्लांट्स को अच्छे तरीके से ग्रो करें, अच्छा फसल पाएँ, तो उसके लिए हमें समय समय पर उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स मिलाने पड़ेंगे। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। आमतौर पर क्या होता है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और इसका क्या होता है कारण? जब ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। और आपने पढ़ा है कि भले ही नाइट्रोजन की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में वो सर्वाधिक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली उस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं जिस तरह से वे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर पाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, उन्हें सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए ताकि वो वाटर के साथ में उसको एब्जॉर्ब कर ले। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम कहते हैं, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरियम जिसको राइजोबियम कहा जाता है, उसके पास ये शक्ति होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर उसको यूजेबल फॉर्म, या यूजेबल फॉर्म का क्या मतलब है कि उसको सोल्यूबल फॉर्म में बदल सकता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, तो क्या करेगा? सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इसलिए क्या करता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम, पीस यानी कि चना, मटर, मूंग, ये सभी के जड़ों के नीचे रहता है, या अदर लेग्यूम्स, ये सभी के जड़ों के नीचे रहता है, और क्या करता है? उन सभी को नाइट्रोजन देता रहता है। राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, उसको सोल्यूबल फॉर्म में बदलता जाता है उसको, और बाकी सब लेग्यूमिनस प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और वापस में क्या होता है? वो जो पौधे होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उन्हें भोजन और शेल्टर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी क्या है? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। दे दस हैव अ symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous
प्लांट्स आर ग्रोन। और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि यदि ये राइजोबियम बैक्टीरिया यदि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है खेत के अंदर, तो अलग से नाइट्रोजन या फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी से एक दूसरे का काम चल रहा है। और द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है सॉइल के अंदर वो उसी तरह का है, उसमें कमी नहीं आ रही है। Most of the pulses, दाल्स are obtained from leguminous plants। बहुत से जो दाल्स होते हैं, जो भी पल्सेस होते हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो दाल होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, उनमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स के जड़ों में ही राइजोबियम बैक्टीरिया आते हैं। In this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All organisms are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि बहुत से जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, केवल कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइटिक है, जैसे हमने अमरबेल कैस्केटा के बारे में देखा। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वे दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। और सभी एनिमल्स जो है उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे यानी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कैन वी से डैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? क्या हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स कह सकते हैं? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।